अजय, अचूक और अभेद्य। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है। इसी कड़ी में इंडियन एयरफोर्स अब और भी घातक और खतरनाक होने जा रही है। भारतीय वायुसेना एक ऐसे हथियार को अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी में है जो न केवल पाकिस्तान, साथ ही हमारे दूसरे एडवर्सरी चीन की भी नींद उड़ाएगा ही उड़ाएगा। यह हथियार रूस में बनी RVV-BD मिसाइल, जिसे R-37 के नाम से भी जाना जाता है। हवा से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से गिनी जाती है। इसकी रफ्तार, सटीकता और रेंज इसे हर युद्ध में गेम चेंजर बनाती है। भारतीय वायुसेना इस रूसी हथियार को चीन की 200 किलोमीटर दूरी तक हमला करने वाली PL-15 मिसाइल के जवाब के रूप में देख रही है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ चीनी PL-15 का इस्तेमाल किया था। हालांकि एक PL-15 को भारत ने सॉफ्ट किल कर दिया। सॉफ्ट किल का मतलब उसको ब्लास्ट नहीं किया, वो PL-15 गिरा दी गई और अब भारत जानता है PL-15 काम कैसे करती है। लेकिन रक्षा मंत्रालय के अधिकारी इस सप्ताह अपने रूसी समकक्षों के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें R-37 के अधिग्रहण पर चर्चा हो सकती है। इस मिसाइल को लेकर हम अपने विशेषज्ञ मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आपके लिए। आत्मनिर्भर भारत की ताकत, बेड़े में एक और ब्रह्मास्त्र। करने वाली मिसाइलों में से एक माना जाता है। इसे फाइटर जेट, अवाक्स विमानों और रणनीतिक बॉम्बर जैसे लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसी मिसाइल की ताकत से फिर दुनिया का कौन सा मुल्क है जो खौफ नहीं खाएगा। R-37 मिसाइल की मारक क्षमता 200 किलोमीटर है, जिसे 400 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। ये मिसाइल भारतीय वायुसेना को दृश्य सीमा से परे हमलों में बढ़त प्रदान करेगी। डबल थ्रस्ट सॉलिड रॉकेट मोटर से लैस R-37 मैक 6 से अधिक की गति से लक्ष्य की तरफ बढ़ती है, जो इसे फुर्तीले और दूर के लक्ष्यों के खिलाफ एक अचूक हथियार बनाता है। लंबी दूरी के हवा से हवा में मार करने वाले हथियार के तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल R-37M का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे सुखोई 30 MKI में भी फिट किया जा सकता है। यही नहीं, अवाक्स जैसे सिस्टम को ये चकमा देने में माहिर है। एयरफोर्स के बेड़े में इस मिसाइल के आने से कई देशों की नींद खराब होना लाजमी है। ये मिसाइल की अधिक दूरी पर लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता भारतीय वायुसेना की ऑपरेशन जरूरतों के अनुरूप है। खासतौर पर चीन और पाकिस्तान से दो मोर्चे वाले खतरे को देखते हुए ये महत्वपूर्ण क्षमता देती है। रूसी R-37M को सुखोई 30 MKI में लगाया जाएगा, जो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन की रीढ़ है। इससे भारत को पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमानों के खिलाफ जवाबी क्षमता में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसी साल मई में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सफल ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पाकिस्तानी वायुसेना की 11 एयरबेस को निशाना बनाया गया था। इस सैन्य टकराव ने आधुनिक युद्ध में लंबी दूरी की सटीक हमले की क्षमता वाले हथियारों के महत्व को स्थापित किया। इसने भारतीय वायुसेना को हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए हवा से हवा में मार करने वाले शस्त्रागार को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
अजय, अचूक और अभेद, दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर आनंद स्वरूप, पूर्व अधिकारी, इंडियन एयरफोर्स। बहुत स्वागत है आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के जरिए हमारे दर्शक ये जान पाएंगे कि भारत जो कुछ भी कर रहा है, ये अशांति को शांति में बदलने की कोशिश की वो तैयारी है जो अगर हमारे पास ताकत रही तो शांति के रूप में रहेगी, लेकिन अगर हम कमजोर पड़े तो कौन हमारे लिए अशांति पैदा कर दे, किसी का कुछ भी नहीं पता। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार, आपका मैं रुख करता हूं। R-37 एक ऐसी मिसाइल जो 400 किलोमीटर दूर तक हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट करने की क्षमता रखती है। PL-15 जिसका इस्तेमाल हमारा एडवर्सरी पाकिस्तान करता है और हमारा LAC के पार बैठा चीन भी करता है, जो 200 किलोमीटर की रेंज में है। हालांकि हमने PL-15 का सॉफ्ट किल किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और शायद अब इंडियन एक्सपर्ट जानते हैं कि PL-15 है क्या चीज, लेकिन R-37 का आना और इसके बारे में बात करना, इस बात को देखते हुए कि दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन भारत में होंगे, कितना अहम है? मनोज जी, मिसाइल की श्रृंखला बहुत ही उपयोगी होती है किसी भी वॉर में। ये तो सब पूरी दुनिया को मालूम था, हमें भी मालूम था। मगर जो आज 3.5 साल से वर्षों से ऊपर जो लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उससे बहुत सारे हमें सीख मिले हैं। या उसके बाद इजराइल और हमास, इजराइल और ईरान, US और ईरान के जो हमले हुए हैं, उसने बहुत कुछ सिखलाया है। और फाइनली जो हमें सिंदूर में जो हमें हवाई युद्ध का एक जो करिश्मा दिखाया देशवासियों को, दुनिया को, और अपनी जो लक्ष्य की प्राप्ति की, उससे तो पता चल गया कि भाई वायु शक्ति की बहुत ज़्यादा महत्वता है। मिसाइल्स तो कई तरह के होते हैं, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, सब सरफेस टू सरफेस, सब सरफेस टू एयर, और ये आखिर में आता है एयर टू एयर। एयर टू एयर का मतलब है वो मिसाइल, वो प्रक्षेपास्त्र जो एक हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर या कोई उड़ती हुई चीज़ फायर करती है अपने दुश्मनों के अगेंस्ट, या वैसे टारगेट्स पे जो उनकी भी उड़ती हुई टारगेट है, जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। इस श्रृंखला में अगर देखेंगे तो हमारे पास में टैक्टिकल लेवल पे एयर टू एयर मिसाइल की थोड़ी कमी रही है, और हम डिपेंडेंट रहे हैं दूसरे देशों पे, खासकर सोवियत रशिया के ऊपर। तो अभी जो हमारे पास में जो मिसाइल्स हैं एयर टू एयर, वो छोटी हैं, वो स्मॉल हैं इन टर्म्स ऑफ यील्ड, इन टर्म्स ऑफ टारगेट, इन टर्म्स ऑफ रेंज एंड इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी। और हमें ये पता चल गया कि ये इस रेंज की हमें ज़रूरत है प्रक्षेपास्त्र की, जो हवाई से हवाई में मार कर सके। तो ये जो हमने अभी ले रहे हैं रशिया से, जो बातचीत चल रही है, ये वो वर्जन है रशिया का मिसाइल का जो कि वो एक्सपोर्ट करते हैं, और उसकी करीब क्षमता करीब 200 किलोमीटर के आसपास है। इसको अगर हम भूगोल से लगाते हैं, पाकिस्तान के ज्योग्राफी से इसको जोड़ते हैं, तो ये पता चलता है पाकिस्तान की जो डेप्थ जो है, ज्योग्राफिकल डेप्थ कम है, और उसके जितने सारे एयर टारगेट्स हैं, आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक आए, कहने का मतलब है पंजाब प्रोविंस से लेकर के जहाँ रावलपिंडी के पास जो बेस है और कराची तक है, ये जितने एयर बेसेस हैं वो करीब 200 किलोमीटर के भीतर ही हैं। तो ये हमने ऐसा चुना है इसके अंदर में ये मिसाइल, जो एटलीस्ट पाकिस्तान, हमारे वेस्टर्न एडवर्सरी की बात करें तो उनके सारे एयर एसेट्स उनके क्षमता में आ जाते हैं करीब करीब। एक दो रह जाएंगे जो दूर हैं, जो क्वेटा वगैरह में हैं, या जो उनकी न्यूक्लियर टेस्टिंग फैसिलिटीज है चगाई हिल्स में, तो वहाँ तो कोई एयर एसेट होते नहीं। तो ये एक पहली बात है। दूसरी बात, सिंदूर ने हमें यह भी सिखाया आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता, या आर्म्स हो, एम्युनिशंस हो, एयर एसेट्स। और चूंकि ये हमारे पास में नहीं है तो स्वाभाविक है इसके ऊपर हम लोगों ने विचार किया, और इसके ऊपर मैं सोचा कि ये हमारे लिए उपयुक्त होगा। एक चीज होता है हमारे लिए उपयुक्त होना,
दूसरा है ये जो हमें दूसरा देश जो हमको दे सकता है सब, वो देना चाहता है कि नहीं। ये जो बहुत ही पॉलिटिकल चीजें होती हैं। आर्म्स का जो व्यापार है कभी भी किसी ओपन सोर्सेज में नहीं रहा। तो ये ऐसी राय बन रही है कि रशिया जो हमारा एक पुराना हमारा साथी रहा है इस फील्ड में खासकर, उससे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि दिसंबर के महीने में एक समिट शायद होगी, तो उसमें इसका ऐलान भी कर लिया जाएगा। वाकई ऐलान कर दूसरी दिया बात, जाएगा। मैं ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर आनंद स्वरूप का भी रुख कर लेता हूं। डॉक्टर आनंद स्वरूप, जब बात एयर टू एयर मिसाइल की आती है तो ये लड़ाई के दौरान या हालात खराब होने के दौरान अपना एक अहम रोल निभाती है। R-37M जिसकी हम बात कर रहे हैं, करीब 6 मैक 7400 किलोमीटर की इसकी प्रति घंटे की स्पीड है। यानी इसको इंटरसेप्ट करना उतना सोच से परे है। और दूसरा, इसके साथ भारत अब तक सुखोई में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो R-77 का इस्तेमाल करता रहा है। ऐसी भी खबरें हैं कि रूस भारत को इसके लिए लाइसेंस देने के लिए भी तैयार है, मेक इन इंडिया के तौर पर भारत में। ब्रह्मोस 300 किलोमीटर की रेंज तक की मिसाइल थी जो कि रूस और भारत ने मिलकर बनाई, लेकिन उसकी रेंज आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज वो एक ट्रीटी है जो कि 300 किलोमीटर से आगे जाने पर बाउंड करती है रूस को, तो भारत ने उस पर काम किया। क्या आप समझ रहे हैं कि इसका भारत में आना अगले 5-7 साल के लिए भारत को एयर टू एयर फाइट में बहुत कैपेबल बना देगा, और शायद इस ब्रीदिंग पीरियड का इस्तेमाल भारत इस हथियार को और बेहतर करने में अपने ही एक्सपर्ट के जरिए एक अलग ऊंचाई हासिल कर लेगा? आनंद स्वरूप सर। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडिया के आज के जो बेड़ा है जो एयर टू एयर मिसाइल्स का, उसके अंदर 3 जो कंट्रीज है उनका प्राइम कंट्रीब्यूशन है, जिसके अंदर रशिया है, फ्रांस है, इजराइल है। रशिया की जो चल रही है इसके अंदर R-73 पहले से हमारे पास में, जिसकी रेंज 20 से 40 किलोमीटर की है, और R-77 जो आपने जिक्र किया राजीव जी, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है, यानी कि दृष्टि के परे तक जाकर के टारगेट को हिट करेगी, और इसकी रेंज अराउंड 80 किलोमीटर की है। और R-77I करके एक अपना जो वन वर्जन निकला है वो 110 किलोमीटर की रेंज का है। और सिमिलरली अगर हम देखते हैं तो फ्रांस हमारे को मदद कर रहा है, मीका है, जो हमारी रशियन मिसाइल्स हैं ये हमारे MiG-29 और Su-30 में इंटीग्रेट हो चुकी हैं। सिमिलरली मीका जो मिसाइल है और मिटियोर है, मिटियोर इनकी बियॉन्ड विजुअल रेंज है जो फ्रांस से हमें मिली है, और ये 150 किलोमीटर रेंज की है। ये दोनों मिसाइल्स रफेल्स में इंटीग्रेटेड है। सिमिलरली इजराइल का हमारी तरफ जो है पाइथन 5 करके एक मिसाइल है, और एक डर्बी है। डर्बी जो है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, उसकी रेंज ज्यादा है, वो फायर एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल पर चलती है, जो 100 किलोमीटर की रेंज है। तो अगर हम आते हैं अब इस वक्त जो इंडिया रशिया के साथ में R-37, जिसको एक्सहेट बोलते हैं, नेटो वाले इसको एक्सहेट के नाम से जानते हैं, मैक्स स्पीड, यानी कि पाकिस्तान या चाइना तक पहुंचने में अगर 7300 किलोमीटर की इसकी स्पीड है, तो आप देखिए कि समय बहुत ही कम है दूसरी कंट्री के पास रिएक्ट करने के लिए। अब रशिया इसका तकनीकी हस्तांतरण यानी कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी करने को तैयार है, और अगर ये होता है तो HAL के साथ में प्राइवेट प्लेयर्स इसके अंदर मिलेंगे दोनों, जिसका इंडिकेशन आ रहा है। ये जब मिलेंगे तो भारत आने वाले टाइम में इस मिसाइल का मास प्रोडक्शन अपने यहाँ कर पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हम इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। प्रेजेंटली हमारे पास एस्ट्रा 1 करके मार्क 1 करके मिसाइल है जो 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर है, मैक्स स्पीड उसकी 4.5 है। और जो एस्ट्रा 2 है जो 160 किलोमीटर की रेंज की है, इसका 2026 के अंदर इंडक्शन होने का पूरा वो है कि ये हो जाएगी। और एस्ट्रा 3 जो मिसाइल है इसकी रेंज काफी बड़ी रहेगी 2030 तक का, ये डेवलपमेंट स्टेज में काफी एडवांस आ चुकी है। तो अगर हम देखते हैं कि जो मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे देश का जो पॉलिटिकल विल जो इस वक्त प्रधानमंत्री हमारे हैं, उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है कि देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़े। तो इसके अंदर जो हमारा पुराना साथी रशिया है वो हमारे पूरे साथ में खड़े होने को तैयार है और अपनी तकनीक तक हमें देने को तैयार है। तो इससे भारत ना केवल अपनी सक्षम हो पाएगा अपने वेपन्स के अंदर, और एयर टू एयर जो अभी आप देखिए कि अभी ब्रह्मोस ने 300 किलोमीटर अंदर जाकर के पाकिस्तान में उनका अवैक्स गिरा दिया, आज तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी किल हुई है वो। तो अब दूसरी जो देश हैं
उनके लिए कितना चौकन्ना रहना पड़ेगा। कैनिस्टराइज्ड अग्नि हमारे पास में है, 828 अशोक लेलैंड के लॉन्चर्स हमारे पास में हैं, आप अग्नि हमारे पास में है, S-400 हमारे पास में है, अग्नि प्राइम है। अगर इतने सारे सिस्टम्स हमारे साथ में हैं तो आप ये मानिए कि दूसरी कंट्री का एयर डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रेस में आ जाएगा। जैसे एक साथ अगर मिसाइल्स वेरियस लोकेशन से, मोबाइल लोकेशन से, अग्नि जो ट्रेन से अग्नि अग्नि प्राइम है, लॉन्च होती हैं, तो दूसरी कंट्री का कितना भी बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो कोलैप्स हो जाएगा या कंफ्यूजन में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। जैसे अपना इसराइल का आयरन डोम थोड़ा स्ट्रेस में चला गया था जब एक साथ बहुत सारी मिसाइल्स लॉन्च करी थी। तो ये हमारे देश की सक्षमता बहुत आगे तक बढ़ा देगा। और कहते हैं कि कमजोर व्यक्ति कभी शांति नहीं बात कर सकता। जितना हमारा a weak chap can never talk about peace, it is a strong person who will speak। तो जो सक्षम होगा, दूसरा व्यक्ति अपने आप ही उससे 2 कदम दूरी से हट करके चलेगा। तो वो भारत की तरफ से एक तरीके से ऐलान हो रहा है कि अब इस वक्त हमारे जो वेपन सिस्टम है वो ऐसे हैं कि दूसरे जो कंट्रीज है, हमारी एडवर्सरीज जो हैं, इनके एयर टू एयर टारगेट सारे अपना S-400 से रेंज में भी आ जाएंगे और हमारे आकाश में उड़ते हुए लड़ाकू भी इनको रेंज में ले लेंगे। तो उनके तरफ कहाँ से अटैक होने वाला है, कहाँ से हथियार आ रहा है, उनके सिस्टम्स उसके अंदर बहुत स्ट्रेस में होंगे और कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होगा। और जो हमारे जीतने के लिए और हमारा कहते हैं डिसिसिव जो हमारी एक स्ट्राइक होगी, उसके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा हमारे देश के लिए। आपने S-400 की बात की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो S-400 की 2 बैटरीज अभी आनी बाकी हैं जो आ नहीं पाई हैं पिछले कुछ दिनों में। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार इस बारे में मुझे करेक्ट भी करेंगे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन आते हैं तो शायद S-500 की भी बात हो। अगर भारत R-37M का भारत में प्रोडक्शन, जिसमें ये भी खबरें अब निकल के आने लगी हैं, जैसी अभी बात हुई कि लाइसेंस देने को तैयार है, भारत में प्रोडक्शन होगा, इससे पाकिस्तान और चीन, ये हमारे जो दोनों एडवर्सरीज हैं, ये खासी परेशानी में तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। लेकिन क्या ब्रजेश कुमार जी, इस हथियार को हम राफेल में उस तरीके से इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्योंकि राफेल फ्रांस का है और ये मिसाइल रूस की है, सोर्स कोड अगर नहीं हुआ तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार। मनोज जी, देखिए, ये जो पूरी वार्तालाप है वो है आत्मनिर्भर भारत होने की। और अभी स्थिति ये है कि रशिया भी हमारे तरफ उतनी जोर से खींचा आ रहा है और चीज़ों को देने को तैयार है। वो भी क्योंकि जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक जो एनवायरनमेंट दुनिया में है वो इस प्रकार का है। वही रशिया अगर हम बात करें 10 साल पहले, 12 साल पहले, तो दिक्कत पैदा करता था हमारे स्पेस में एमिशन। तो समय समय की बात है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। राइट। सिर्फ होता है तो परमानेंट इंटरेस्ट। तो हिंदुस्तान तो और हम लोगों को, अब जब हम लोगों ने ठान लिया है कि हमारी इकोनॉमी अच्छी कर रही है, हमें स्वायत्तता चाहिए, हमें क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, तो हमें कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि अपना जो आत्मनिर्भर भारत बने और हम स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग देश हो। और वो तभी संभव है जब हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग है। तो उभरता हुआ भारत इकोनॉमी की दृष्टि से हो या स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन से हो, वो ठीक चल रहा है। और जैसा कि लक्ष्य भी हमने ले रखा है कि ये लक्ष्य इसका छोटा नहीं होता है, 2047 है तो भी 2047 तक है विकसित भारत बन पाए। जहां तक आपने बात की कि इक्विपमेंट को एक सोर्स से लेके दूसरे सोर्स में लगाना, ओरिजिन एक, ये तो हम लोग इसमें बहुत ही माहिर हैं। 70, 80, 90, 2000, 2010 तक की दिशा में, समय में अगर आप देखेंगे तो हमारा प्लेटफॉर्म या तो रशियन होता था आमतौर पे या फ्रेंच होता था। उसके ऊपर में हमने वेस्टर्न मिसाइल भी लगाए हैं, इजरायली एवियोनिक्स भी लगाए हैं। तो नेवी हो या एयरफोर्स हो, जो कि हम हमेशा डिपेंडेंट रहे हैं दूसरे के फॉरेन पावर्स पे, फॉरेन नेशंस पे, तो ये हम चीज़ें करते आए हैं। जहाँ तक बात आती है छोटी निटी-गिटी सोर्स कोड वगैरह, उसका भी समाधान होता है और लड़ाई के अंदर तो सब कुछ जायज है, तो वैसी कोई बात नहीं है। बट ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है
कि हमारी जो दिशा और सोच भारत की है वो ठीक चल रही है। आज हम इस पोजीशन में हैं कि हमें जो वॉइड्स है, जो हमारी जो दिक्कतें हैं आर्ममेंट में, इस दिस पर्टिकुलर केस एयर टू एयर मिसाइल में, वो रशिया के सोच से आ रहा, अच्छी बात है, उसको हम लेंगे, अपनाएंगे, उसको प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि ये मानना पड़ेगा इनका जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है, ये कोई 6-8 महीने वाली चीज नहीं है, 6-8 साल की बात है। कुछ चीजें हमको मिल जाती है रेडी टू ऑपरेट हालत में, कुछ नॉकडाउन कंडीशन में, और तब तक कि हम अपनी तैयारी करते हैं। जैसे हमारे सहपाठी बता रहे थे कि या भारत डायनेमिक्स इसको बनाए, जो दूसरा डिफेंस पीएसयू बनाए और अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ बनाए, वो अलग चीज है। और खासकर हवाई जहाज, हवाई हमले के मामले में, एयरफोर्स के मामले में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी इसके ऊपर में हमको आके लेके जाएगी, एयर में, स्पेस में। और हमने हाल में भी देखा कि जो छोटी सी चीज है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ड्रोन्स नाम की चीज, कितना विध्वंसक साबित हुआ है। छोटी सी 1000, 2000 या 5000 डॉलर में या यूरो में बन जाती है और करोड़ों के एयरक्राफ्ट को नष्ट कर तबाह कर देती है। तो कोई फिक्स भी नहीं है कि यही एक रास्ता है। ये रास्ता पूरा सोच का है, खुला का है। और जब तक हिंदुस्तान के नौजवान, इनके साइंटिस्ट, इनके रिसर्चर्स, इन डिफेंस पीपल इकट्ठे बैठ के ये काम नहीं करेंगे, ये संभव नहीं। दर्शकों, आप इन दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को सुन रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड आनंद स्वरूप को। दर्शकों, इनकी आवाज सुनकर आपको ऐसा नहीं लगता कि जब जब ये बात बताते हैं तो ये अपने अनुभवों को भी उसमें शामिल करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और वो चमक आंखों में, वो जोश आप दोनों की आंखों में, वो कैमरे में दिखाई जरूर पड़ता है जब आप लोग नए जमाने को पुराने अनुभव के साथ मिक्स करके किसी हथियार के बारे में बताते हैं। एक तो बहुत शॉर्टकट की बात होती है, हमको किसी से लड़ना है, किसी दूसरे से हथियार ले लिए, लेकिन अगर खुद को मजबूत करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और तब करनी पड़ेगी जब हालात ठीक हैं, क्योंकि जब खराब होते हैं तो मौका नहीं देते और फिर स्थितियां बुरी हो जाती हैं। बहुत धन्यवाद ब्रजेश सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आनंद स्वरूप सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर